Hello friends, today we will discuss a new subject that is strength of material and strength of material के अंदर क्या क्या कंटेंट आता है, क्या क्या टॉपिक्स अपन को स्टडी करनी है। एग्ज़ाम के हिसाब से ये चलना होता है वैसे तो, लेकिन अपन कमांड चलेंगे क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में आजकल JN हो गया, IN हो गया, ES हो गया या कोई और स्टेट की एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम्स चलती हैं या फिर PSU की जो भी एग्ज़ाम चलती हैं, उस एग्ज़ाम्स के अंदर ये नहीं देखा जाता कि आप कहाँ से क्या पढ़ के आ रहे हो। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके कंसेप्ट हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है या नहीं। तो अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करके एक टॉप लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम कहीं भी किसी भी फील्ड में देनी हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर क्या क्या कंटेंट अपन डिस्कस करेंगे वो एक बार अपन देखते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो स्टडी होती है वो मेनली डिफॉर्मेबल बॉडीज की होती है। यहाँ से चालू करते हैं अपन। देखो, सबसे पहले जो होती है सॉलिड मैकेनिक्स होती है। सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर दो चीजें आती हैं। एक आती है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, और नेक्स्ट अपना है डिफॉर्मेबल बॉडीज, डिफॉर्मेबल बॉडी। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो मेनली डिपेंडेड है डिफॉर्मेबल बॉडीज। अब रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडीज, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? रिजिड बॉडी वो है जिसपे अगर अपन कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप में या दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में नेग्लिजिबल चेंज है। मीन्स उसकी शेप और साइज में कोई भी चेंज ना आकर उसके फोर्स को वापस हटा लें तो उसकी शेप एज इट इज वैसी की वैसी रहे। डिफॉर्मेबल बॉडीज वो होती हैं जब उन पे कोई फोर्स एक्ट होता है तो फोर्स एक्ट होने के बाद उसमें कोई डिफॉर्मेशन अपन को कंसिडरेबल मिले। जैसे कोई भी दो पार्टिकल है या कोई भी दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो या इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है फोर्स लगाने की वजह से, तो इसका मतलब वो बॉडी डिफॉर्मेबल है। डिफॉर्मेबल बॉडीज का मतलब क्या है कि इसमें अगर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद वापस उसको हटाएंगे तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो फोर्स हटाने के बाद वो बॉडी उसी शेप में मेंटेन रहे, और एक फोर्स हटाने के बाद वो बॉडी अपनी वापस ओरिजिनल शेप रीगेन कर ले। तो इसमें भी दो डिफरेंस होते हैं कि डिफॉर्मेबल बॉडीज में एक बॉडी होती है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब यही है कि अगर अपन फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद जैसे उसको रिमूव करते हैं तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आती है। तो मेनली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो स्टडी होती है वो डिफॉर्मेबल बॉडीज की होगी, और डिफॉर्मेबल बॉडीज में भी इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो इलास्टिक बॉडी, अब इसका सोम का एक फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, SOHBDB। ये फुल फॉर्म एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा हुआ है कि SOHDB का मतलब क्या होता है। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है उसका एक डिफरेंट नेम है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ हाईली डिफॉर्मेबल बॉडीज। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। SOHDB का मतलब क्या था? इसमें पूरा कंटेंट आ गया आपका, स्टडी ऑफ हाईली डिफॉर्मेबल बॉडीज, मतलब इस फॉर्म के अंदर डिफॉर्मेबल बॉडीज की ही स्टडी की जाती है। रिजिड बॉडी है वो सॉलिड मैकेनिक्स का पार्ट है, उसकी स्टडी अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें कि इलास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल के अंदर क्या फर्क होता है, और जो मटेरियल फेल होते हैं वो किस तरह से फेल होते हैं। तो फेल्योर ऑफ मटेरियल्स, फेलियर ऑफ मटेरियल्स, इसमें दो टाइप होते हैं। पहला जो फेलियर होता है वो होता है डक्टाइल, डक्टाइल
फेल्योर। डक्टाइल फेल्योर के अंदर क्या होता है, अगर कोई बॉडी फेल होती है तो वो अपन को प्रॉपर इंडिकेशन प्रोवाइड करेगी। अगर कोई बॉडी फेल हो रही है तो वो अपन को प्रॉपर इंडिकेशन प्रोवाइड करेगी। और दूसरा होता है ब्रिटिल फेलियर। सेकंड है ब्रिटिल फेलियर। सेकंड अपना होता है ब्रिटिल फेल्योर। सेकंड होता है ब्रिटिल फेलियर। ब्रिटिल जो फेल्योर होता है वो एकदम अचानक से ड्रास्टिकली फेल होगा, उसमें ना कोई प्रॉपर इंडिकेशन होगा, इनिशियली कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं होगी जिसकी वजह से अपन पता कर सकेंगे इसमें फेलियर कब और कहां होने वाला है। लेकिन डक्टाइल जो मटेरियल है उसके अंदर फेलियर की प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहले रहती है, वो प्रॉपर इंडिकेशन पहले देता है। इसलिए आजकल जो भी मशीनरीज वगैरह हैं उनके जो भी पार्ट यूज किए जाते हैं वो सब पार्ट हैं वो डक्टाइल मटेरियल के यूज किए जाते हैं। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अगर अंदर अपन देखें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आरसीसी जो होता है, रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, उसके अंदर जो स्टील यूज ली जाती है वो जनरली माइल्ड स्टील यूज ली जाती है। माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है। जब भी स्ट्रक्चर पे कोई लोड प्रॉपर लिमिट से एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड करने के बाद वो जो स्ट्रक्चर है वो फेल करेगी। तो वो फेल करेगी तो इसकी वजह से अगर वो ड्रास्टिकली फेल होती है तो वो ब्रिटिल फेलियर हो जाता है, क्योंकि आरसीसी डक्टिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर उसी स्ट्रक्चर को अपन ओनली सीमेंट कंक्रीट से बनाए तो वो मटेरियल ब्रिटिल हो जाएगा, और ब्रिटिल मटेरियल बिल्कुल सडनली फेल होता है। सडनली फेल होने पे अपन को कोई भी प्रॉपर क्योरिंग नहीं मिलेगी जिसकी वजह से अपन सेफ रह पाए। तो स्टील इसीलिए यूज ली जाती है कि उसमें डक्टिलिटी को इंक्रीज किया जाए। जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनमें डिफ्लेक्शन आता है एक्स्ट्रा लोड की वजह से, तो वो एक प्रॉपर इंडिकेशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से अपन सेफली बाहर निकल पाए या फिर कोई भी लाइफ डैमेज नहीं हो। तो डक्टिलिटी का मतलब यही है। डक्टिलिटी में क्या होता है कि एक फेलियर जो होता है वो टेंशन फेलियर होता है, एक जो फेलियर होता है वो कंप्रेशन फेलियर होता है, और एक होता है शियर फेलियर। तीन टाइप के फेलियर जनरली स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। तो जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है टेंशन में, उसके बाद मॉडरेट होता है कंप्रेशन में, और सबसे वीक होता है शियर में। डक्टाइल मटेरियल हमेशा शियर में ही फेल करता है और टेंशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब आरसीसी के अंदर डक्टाइल मटेरियल लाइक माइल्ड स्टील यूज करते हैं तो उसमें टेंशन सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि जब स्ट्रेस लगाते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंक्रीट के फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए अपन डक्टाइल मटेरियल यूज करते हैं। ऐसे ही जो ब्रिटिल मटेरियल सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है वो कंप्रेशन में होता है, उसके बाद मॉडरेट शियर में होता है, और सबसे वीक होता है वो टेंशन में होता है। तो ये कंक्रीट है, इसका जो एग्जाम्पल है वो कंक्रीट हो जाएगा, और इसका जो एग्जाम्पल है वो माइल्ड स्टील। अब इनका ग्राफिकल बिहेवियर कैसा होता है वो एक बार देखते हैं। माइल्ड स्टील है, उसका जो कर्व है लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन, और ब्रिटिल मटेरियल उसका कर्व है वो भी लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन, या फिर इसको स्ट्रेन ओब्लिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं। डक्टाइल मटेरियल है उसमें माइल्ड स्टील अपन ने पढ़ा था। माइल्ड स्टील का जो कर्व आता है वो इस हिसाब से पहले लीनियर होता है, लीनियर होने के बाद ये जो कर्व है वो माइल्ड स्टील का फेल्योर कर्व है, और यहाँ पे जाके फ्रैक्चर पॉइंट आता है। लेकिन कंक्रीट है उसका जो कर्व है वो सिंपली ऐसे होता है डायरेक्ट। अब इसमें ये जो स्ट्रेस है और ये जो स्ट्रेन है ये काफी टाइम तक लीनियरली बिहेव करते हैं। लाइक जब स्ट्रेस लगेगी तो उसके साथ साथ स्ट्रेन आती जाएगी, और एक पॉइंट आता है उस पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल पॉइंट, पॉइंट ए, और उसके जस्ट नेक्स्ट में पॉइंट आता है बी। तो जो ए पॉइंट होता है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। इसी को हुक्स लॉ बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर, तो हुक्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? ए पॉइंट अपना प्रोपोर्शनल लिमिट है, बी पॉइंट अपना इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। हुक्स लॉ का मतलब ये होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ यही कहता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो उनका लीनियर बिहेवियर होता है, उसके बाद लीनियर बिहेवियर नहीं होता है। तो ये ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये क्वेश्चन है, इसमें फंसते हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट या फिर इलास्टिक लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही हुक्स लॉ वैलिड होता है, उसके नेक्स्ट इलास्टिक लिमिट आती है, इलास्टिक लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता, दैट इज स्ट्रेन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये अपर यील्ड पॉइंट होता है सी पॉइंट, ये लोअर यील्ड पॉइंट होता है, और उसके बाद ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन की अपन को बात करनी है। मेन ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये जो गैप है डी से लेके ई तक, ये होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यही अपन को प्रॉपर इंडिकेशन प्रोवाइड करता है जब भी कोई स्ट्रक्चर फेल होती है और उसके अंदर डक्टाइल मटेरियल यूज किया है, तो इसका मतलब ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ये अपन को इंडिकेशन प्रोवाइड करता है कि ये मटेरियल फेल होने वाला है, अगर इस पे थोड़ा सा भी लोड और इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट है, इसकी वजह से ही डक्टाइल मटेरियल को ज्यादा यूज लेते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसमें बिना किसी स्ट्रेस को इंक्रीज किए ऑटोमेटिक स्ट्रेन जनरेट होने लग जाती है, तो मटेरियल अपने आप स्ट्रेन आने पे उसकी लेंथ या डाया जो भी है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने लगते हैं और अपन को प्रॉपर इंडिकेशन मिलती है। ये ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल में आप देख रहे हो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रही है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, और बढ़ने के बाद अचानक से फेलियर का पॉइंट आया है। इस पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये फ्रैक्चर पॉइंट डायरेक्ट आता है, इसलिए ब्रिटल मटेरियल को जनरली कम यूज लेते हैं और डक्टाइल मटेरियल को जनरली ज्यादा यूज लेते हैं। यही इसमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कोई भी मटेरियल है उसके अंदर स्ट्रेस है वो किस टाइप से आती है और क्या क्या उसका फिनोमेना होता है। तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है स्ट्रेस इन मटेरियल। स्ट्रेस सिंपली होता क्या है? ऑन एरिया। यही डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस। स्ट्रेस का ओरिजिनल मीन क्या होता है ये ध्यान रखना जरूरी है। स्ट्रेस अप्लाइड फोर्स नहीं होता, कभी भी अप्लाइड फोर्स स्ट्रेस नहीं हो सकता। स्ट्रेस किसी भी मटेरियल के अंदर जनरेट होती है, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रेस कब जनरेट होती है? जब अपन कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, उस फोर्स का रेजिस्टेंस वो बॉडी कितना कर पा रही है उसको एक्चुअल में स्ट्रेस बोलते हैं। अप्लाइड फोर्स कभी भी स्ट्रेस के बराबर नहीं होता। ये जो फोर्स यहाँ पे लिखा है वो अप्लाइड फोर्स नहीं है, ये रेजिस्टेंस फोर्स है। जैसे अपन एग्जांपल के लिए देखें, ये कोई मटेरियल है, इस पे P फोर्स अप्लाई किया, कंप्रेसिव इन नेचर, और A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसकी जो स्ट्रेस हो जाएगी जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू P अपॉन ए। अपन जनरली ये लिखते हैं सिग्मा इक्वल टू P अपॉन ए, लेकिन ये P नहीं होता है, इसको लिखा जाता है P इंटरनल। P इंटरनल फोर्स कौन सा होता है? जब इस मटेरियल का सेक्शन क्रिएट करते हैं तो इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस फोर्स P इंटरनल जनरेट होता है, जो इस बॉडी को अपनी प्रॉपर शेप मेंटेन करने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो ये जो इंटरनल फोर्स है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे कितना रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रेस, ना कि अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेस। फॉर्मूला जनरली फोर्स अपॉन एरिया ही बोला जाता है, लेकिन फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स उसको नहीं कहते हैं, अप्लाइड फोर्स नहीं हो सकता। अब स्ट्रेस के अंदर टाइप ऑफ स्ट्रेस, इससे काफी बार क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ स्ट्रेस के अंदर।
पहला आता है कन्वेंशनल स्ट्रेस। कन्वेंशनल स्ट्रेस, कन्वेंशनल स्ट्रेस का मतलब क्या है? कोई भी फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाइड कर रहे हैं वो अपॉन उसका ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया जो उस बॉडी का है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्ट्रेस। सेकंड जो आता है वो आता है ट्रू स्ट्रेस। सेकंड पॉइंट है ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस के अंदर क्या है? ट्रू स्ट्रेस का जो पार्ट है सिग्मा ट्रू इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्चुअल एरिया। अब एक्चुअल एरिया कौन सा होता है? एरिया तो हमेशा बॉडी का सेम ही होता है, लेकिन अपन कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं उस पर, या कंप्रेसिव इन नेचर या टेंशन इन नेचर, जो भी फोर्स अप्लाइड होगा तो उसकी लेंथ या तो इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, और डायमीटर है उसमें भी चेंजेस आएंगे, वो भी डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है। इस पे जैसे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो इसकी जो लेंथ है एल, ये डिस्टेंस है इसकी, ये डिस्टेंस है, ये डिक्रीज होगी, और जो ये डायमीटर है डी, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक्चुअल एरिया एल इंटू डी या फिर पाई डी स्क्वायर जो भी है, सर्कुलर है या रेक्टेंगल है, उस हिसाब से आएगा। तो कन्वेंशनल स्ट्रेस के अंदर जो एरिया लेते हैं वो ओरिजिनल एरिया होता है, और ट्रू स्ट्रेस के अंदर जो एरिया लेते हैं वो एक्चुअल एरिया एट द टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम पे जो स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं उसको ट्रू स्ट्रेस बोलते हैं। अब सोम के अंदर जो स्ट्रेस होती है उसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस अपन यूज लेते हैं, ट्रू स्ट्रेस को कभी भी यूज नहीं करते हैं। कहीं भी आप स्ट्रेस वगैरह निकालते हैं तो जो एरिया ए कैलकुलेट करते हैं वो डायरेक्ट जो बॉडी का एरिया गिवन है उस एरिया को ही कंसिडर करते हैं, कभी भी डायमीटर डिक्रीज या इंक्रीज होने पे जो एरिया आपको मिल रहा है उस एरिया को कंसिडर नहीं किया जाता। इसका लॉजिक क्या है कि ट्रू स्ट्रेस ओरिजिनल जो आ रही है वही स्ट्रेस यूज करनी चाहिए, लेकिन ये क्यों यूज नहीं करते इसके लिए अपन देखते हैं। माइल्ड स्टील का एग्जांपल लेते हैं। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ये माइल्ड स्टील का फेल्योर कर्व है। ये जो लीनियर लिमिट मैंने आपको बताई थी पॉइंट ए प्रोपोर्शनल लिमिट, और ये सेकंड पॉइंट जो था बी ये इलास्टिक लिमिट। ए जो पॉइंट है वो प्रोपोर्शनल लिमिट अभी पीछे डिस्कस हुई थी, और सेकंड जो बी पॉइंट है वो है इलास्टिक लिमिट। स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही स्टडी की जाती है, इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड प्लास्टिक लिमिट और विस्को प्लास्टिक या विस्को इलास्टिक लिमिट के अंदर सोम को कंसिडर नहीं करते हैं, या फिर उस मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही उसकी स्टडी की जाती है। अब ये कोई मटेरियल था माइल्ड स्टील, इस पे अपन ने फोर्स लगाया टेंशन फोर्स P, और इसका एरिया A है, तो जो सिग्मा इंजीनियरिंग जो स्ट्रेस आएगी वो आएगी P अपॉन A। इस फोर्स को लगने के बाद जो ये लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, और ये डायमीटर है D ये डिक्रीज हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट इसकी कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह होगी, P फोर्स लगने के बाद L प्लस डेल्टा L, और डायमीटर जो होगा वो D माइनस डेल्टा D। तो अब जो स्ट्रेस आएगी उसको बोलते हैं सिग्मा ट्रू स्ट्रेस, दैट इज फोर्स अपॉन एक्चुअल एरिया को मैं डेल्टा ए से डिनोट कर देता हूँ। A इज नॉट इक्वल टू डेल्टा ए, डेल्टा ए अब चेंज हो चुका है, जो एरिया है वो चेंज हो चुका है। तो ये ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, ये दोनों अलग अलग होती हैं। हमें सोम के अंदर ट्रू स्ट्रेस नहीं यूज करने के लिए कहा गया है, सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रेस यूज करेंगे। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि ये कंप्रेसिव टेंशन फोर्स लगने के बाद जो एरिया है वो डेल्टा ए जो डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज होने की वजह से ये स्ट्रेस है ये इंक्रीज होगी। अगर डेल्टा ए डिक्रीज हुआ तो ये स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगी, इट मीन्स ये ग्राफ यहाँ तक सेम टू सेम चलने के बाद ये यहाँ से ऐसे जाएगा, और इसमें जो चेंजेस आएंगे वो ये आए। ये जो ग्राफ है ये सिग्मा ट्रू,
ये जो ग्राफ है वो सिग्मा इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ये दोनों स्ट्रेस है। लेकिन अब ये दोनों चेंजेस हैं और यूज अपन को सिग्मा इंजीनियरिंग करनी है, और कंसेप्ट ये कहता है कि सिग्मा ट्रू यूज करो, क्योंकि जब आपने फोर्स लगा दिया तो बॉडी अपनी शेप चेंज कर चुकी है, उसकी लेंथ चेंज हो चुकी है, उसका डायमीटर चेंज हो चुका है, तो एक्चुअल में ट्रू स्ट्रेस यूज करनी चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रेस यूज करते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है कि ये जो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट के अंदर आप नोट करोगे, इलास्टिक लिमिट के अंदर कहीं भी आपको ये कर्व है ये अलग दिखाई नहीं देता है, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे ये चलेगा। तो इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर, ये जो जोन है इसके अंदर सिग्मा ट्रू इक्वल होती है सिग्मा इंजीनियरिंग स्ट्रेस के। तो जो सोम की स्टडी है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ही होती है, इसलिए सिग्मा ट्रू और सिग्मा इंजीनियरिंग यहाँ पे दोनों सेम होती हैं, इसी वजह से इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड आप स्टडी कर रहे हो तो ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस दोनों चेंज हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रेस आती है, थर्ड नंबर, वो आती है यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस का मतलब क्या है कि कोई भी मटेरियल फ्रैक्चर लिमिट तक कितना लोड सस्टेन कर पाएगा, कितना लोड वो सहन कर सकता है, उसी स्ट्रेस को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। अब डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटिल मटेरियल के अंदर इन दोनों स्ट्रेसेस के नाम चेंज हो जाते हैं, बाकी मीन एक ही रहता है। डक्टाइल मटेरियल में इसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं, ब्रिटिल मटेरियल में इसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, यूटीएस बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मीन दोनों का सेम है। कोई मटेरियल मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस स्टोर कर सकता है या मैक्सिमम फ्रैक्चर पॉइंट तक कितनी स्ट्रेस वो सहन कर सकता है, उसी को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। तो सिग्मा यील्ड जो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन ये जो फोर्स होगा ये मैक्सिमम फोर्स जो भी ये सस्टेन कर पाता है, इसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। और फोर्थ जो स्ट्रेस आती है वो आती है प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस का कंसेप्ट क्यों आया? प्रूफ स्ट्रेस में सिंपली लॉजिक कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम यील्ड स्ट्रेस का ही कंसेप्ट जनरेट होता है। यील्ड स्ट्रेस और प्रूफ स्ट्रेस के अंदर फर्क क्या है? एक माइल्ड स्टील का एग्जांपल लेके अपन चेक करते हैं। यील्ड स्ट्रेस और प्रूफ स्ट्रेस के अंदर फर्क क्या है? ये सिग्मा स्ट्रेस है, एप्सिलॉन स्ट्रेन है। ये जो कर्व बनता है अपना, ये डक्टाइल मटेरियल का माइल्ड स्टील का कर्व है, माइल्ड स्टील का कर्व है। तो माइल्ड स्टील के अंदर जो यील्ड पॉइंट होता है वो यहाँ ये यील्ड पॉइंट होता है, उस यील्ड पॉइंट तक जो भी स्ट्रेस ये मटेरियल सस्टेन कर पाता है उसको बोल देते हैं यील्ड स्ट्रेस। लेकिन कई बार क्या होता है, ब्रिटिल मटेरियल के अंदर ये कर्व है, इसके अंदर जो पॉइंट है फ्रैक्चर पॉइंट वो अपन को शो नहीं होता, वो फ्रैक्चर पॉइंट यील्ड पॉइंट अपन को शो नहीं होता। उसके लिए क्या करते हैं, जो स्ट्रेन होता है उसका पॉइंट, स्ट्रेन जो होता है उसका 0.2%, 0.2% स्ट्रेन, 0.2% स्ट्रेन का एक ऑफसेट लेके, और जो कर्व लीनियर चल रहा है उस लीनियर कर्व के बराबर बराबर एक ऑफसेट डालते हैं, और ये जो ऑफसेट जहां पे कट कर जाता है, इंटरसेक्ट कर जाता है, उसी को अपन प्रूफ स्ट्रेस बोल देते हैं। ये जो यहाँ पर जो आई इसको सिग्मा पीएस प्रूफ स्ट्रेस ये हो जाती है। कई मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टी दिखने को मिलती है कि ये यील्ड पॉइंट अपन को मिलता नहीं है, इसलिए ये 0.2% स्ट्रेन से एक ऑफसेट खींचते हैं, और ये जो लीनियर कर्व है उसके प्रॉपर पैरेलल चलते हुए जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट पे जो स्ट्रेस आती है उसको प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। इसके बाद एक कर्व आप और देखें कि पिछले कर्व में जो था ये लीनियर कर्व यहाँ पे शो हो रहा था, इसलिए जो प्रूफ स्ट्रेस है ये इसके अपन ने पैरेलल ले ली, और यहाँ पे जो कट कर गया तो इसको अपन ने बोल दिया सिग्मा प्रूफ स्ट्रेस, और ये हो गई 0.2%
स्ट्रेन। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये लीनियरिटी शो ही नहीं होती, डायरेक्ट ऐसे ही करवाता है, यहाँ कहीं भी लीनियरिटी शो नहीं हो रही है, ये लीनियरिटी शो नहीं होती, तो फिर ये जो पैरेलल ऑफसेट अपन को लेना है वो कहाँ से लें, क्योंकि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है तो अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये शायद इसके पीछे लीनियर रहा होगा इस शेप में, इसके पीछे, तो यहां से लेकर और 0.2% स्ट्रेन का ऑफसेट लेके, और जो ये वाई एक्सिस है इसके पैरेलल में ये ऑफसेट डालते हैं, और ये जहां पे इंटरसेक्ट करता है इसको ही अपन काउंट कर लेते हैं सिग्मा प्रूफ स्ट्रेस। ये 4 टाइप की जो स्ट्रेस होती हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं अलग अलग कंसेप्ट से, अलग अलग तरीके से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।